हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू फंडा बॉक्स। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वन ऑफ द टफ चैप्टर, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बिल्कुल पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे ताकि आप टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी क्लियर करते चले। अपने टॉपिक के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपके लिए एक एग्जाम ड्रिल का सेक्शन है जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर से मिलेंगे। आप और अच्छे से अपने वीक सेक्शंस और अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के बारे में पता लगा पाएंगे कि कहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली सॉल्व करना, बिना मदद लिए सॉल्व करना, जहाँ गलती करो उसको जाकर देखना जरूर, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ फायदा होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट और हम सब मिलकर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है द डीएनए। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरू करें। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? AT एंड GC पेयरिंग इज यूनिवर्सल फिनोमेना इन डीएनए। बिल्कुल, A हमेशा T के साथ, G हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है। इसमें से आप कौन कौन सी चीज डिड्यूस कर सकते हो और कौन सी नहीं? आपको एक्सेप्ट लिख दिया। फ्रॉम दिस वी कैन डिड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आप इस पेयरिंग से डिड्यूस नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। सर्कल करनी होती है ऐसी चीजें, वरना सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इसको सर्कल कर लिया, मतलब नॉट करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन मुझे कह रहा है कि ए और टी का रेशियो हमेशा 1 है। बच्चे, एडेनिन बाय थायमिन का रेशियो 1 ही तो होगा। जितना एडेनिन उतना थायमिन, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के सामने आएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन मुझे कह रहा है कि थायमिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको खुद बताया थायमिन तो एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। ये गलत है, यही मेरा आंसर है। लेकिन मैं सारे ऑप्शन रीड करूंगी। ऑप्शन 3 मुझे क्या कह रहा है? एडेनिन प्लस ग्वानिन ओवर थाइमिन प्लस साइटोसिन इज 1, यानी प्यूरिन ओवर पिरिमिडिन इज 1। ये तो बात है, हम पढ़ते हैं इस मॉडल के अंदर कि जितने प्यूरिन उतने ही पिरिमिडिन प्रेजेंट है। करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन मुझे कह रहा है इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन, सीक्वेंस ऑफ अदर कैन बी एस्टैब्लिश्ड। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ए के सामने टी, जी के सामने सी, तो एक स्ट्रैंड पता है तो दूसरी स्ट्रैंड हम बना लेंगे। सारे ऑप्शन ठीक हैं सिवाय ऑप्शन बी के, वही मेरा आंसर है। मैं यहां पर लिख भी देती हूँ, आंसर मेरे पास क्या है? ऑप्शन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। फिर से सर्कल करो, हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। सिली मिस्टेक की तो हमें कोई जगह ही नहीं छोड़नी है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपको बताना है। किसके लिए? डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। परफेक्ट। पहला ऑप्शन मुझे कह रहा है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड बेसिस इनसाइड। यही तो हम पढ़ते हैं कि बैकबोन किस किस का मिलकर बना होता है? शुगर और फॉस्फेट। और जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो ये तो एकदम करेक्ट है, बढ़िया। सेकंड ऑप्शन देखो, दो चेन है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हमने पढ़ा है, सेम चीज हम पढ़े, हम जानते हैं एंटी पैरेलल होती हैं दोनों चेन्स। तीसरा ऑप्शन देखो, एडेनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। जी नहीं, अभी आपने देखा एडेनिन बॉन्ड जरूर बनाता है थाइमिन के साथ, बट कौन सा? डबल, ट्रिपल नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये कह रहे हैं ग्वानिन और साइटोसिन के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप जानते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया है ना, और यही आंसर है क्योंकि गलत बताना है। और फोर्थ ऑप्शन रीड करेंगे, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैकिंग करता है ना, उसी प्लेन के अंदर, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इस हेलिकल स्ट्रक्चर को। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सारे ऑप्शन ठीक है। जो ऑप्शन गलत आ रहा है मेरे पास वो है ऑप्शन सी। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी। इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। आई होप आपको ये सॉल्व करने में ईजी लग रहा हो चैप्टर पढ़ने के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर, फोस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। अब याद करो ये अपन ने कहाँ पढ़ा है? ये बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं। तीन चीजें हैं, शुगर है, फोस्फेट है और नाइट्रोजन बेस है। इन तीन चीजों से पहली बात न्यूक्लियोटाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता, न्यूक्लियोसाइड नहीं बनता, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा? डीऑक्सी वाला या राइबो वाला? शुगर कौन सी है? डीऑक्सी। तो न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा बनेगा? डीऑक्सी। आंसर क्या होगा बेटा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आई होप आपको इजी लग रहा हो सॉल्व करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने प्रूव किया था कि डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। बोवरी और सट्टन ने हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इनका डीएनए में लेना देना नहीं है। वॉटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने में इनका लेना देना नहीं है। बचा ऑप्शन ए और डी।
ए ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था जो ग्रिफिथ ने किया था, और हर्शी और चेज ने बेटा ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। लेकिन अनइक्विवोकल प्रूफ हमें हर्शी और चेज ने दिया था, तो हम उन्हें ही प्रायोरिटी देंगे बच्चे, और आंसर हमारे पास आएगा डी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, उनकी बात की है कि अगर मैं डीएनए के दो स्ट्रैंड्स की बात करूं, क्या ये बेसिकली डिफरेंट होते हैं नेचर में? नहीं, केमिकल वाइज तो सेम ही है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अच्छा, क्या ये पैरेलल होते हैं? नहीं, आपने थोड़ी देर पहले देखा था ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये एंटी पैरेलल और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जी हाँ ये करेक्ट है। क्या इनकी पोलैरिटी आइडेंटिकल है? नहीं, एक की पोलैरिटी अगर 5:3 है तो दूसरी की 3:5 है ना। तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आए हुए क्वेश्चन से बच्चे, मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में जो हिस्टोन की बात करें, अगेन ये चीज आपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। इस चीज का थोड़ा सा जिक्र बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आता है। इस चीज के बारे में बायोमोलिक्यूल में भी बताया जाता है और मॉलिक्यूलर बेसिस में भी बताया जाता है। 11th और 12th बहुत हद तक लिंक होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिस्टोन किसके बने हैं? अब हिस्टोन आपका न्यूक्लियोसोम बनाता है जिस पर आपका डीएनए है। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन के पास आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए आपका एसिडिक है, और बेसिक अमीनो एसिड कौन है जो हिस्टोन बनाते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। दो मेजर हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाया जाता है, यहां पर भी बताया जाता है कि हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन मतलब बेसिक अमीनो एसिड का बना होगा। दो बेसिक अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन के बारे में। तो आंसर क्या होगा? बी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग? हिस्टोन के बारे में क्या गलत है? गलत को सर्कल करना है ताकि हम सिली मिस्टेक ना करें। हिस्टोन हमारा न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, जी हाँ। इस तरीके से 8 हिस्टोन का ऑक्टोमर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर आपका डीएनए लपेट के रैप कर कर खुद को आगे जाता है। तो यही हमारा न्यूक्लियोसोम बनाते हैं जिस पर हमारा डीएनए रैप करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हिस्टोन का पीएच एसिडिक, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ये बेसिक होते हैं बेटा, तो ये तो गलत हो गया, और गलत हमसे पूछा था, पर हम सारे ऑप्शन रीड करेंगे। ऑप्शन सी हमें क्या कह रहा है कि हिस्टोन के पास कौन कौन से अमीनो एसिड है? लाइसिन और आर्जिनिन पढ़ा है हमने। डी ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन में, जी हाँ। हमारा डीएनए नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है हिस्टोन, तभी तो अट्रैक्शन है। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, और वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये डीएनए अकोमोडेट कैसे होता है? डीएनए है 2.2 मीटर बड़ा, न्यूक्लियस है कुछ माइक्रोमीटर्स का, 1-2 माइक्रोमीटर्स में। इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में अकोमोडेट कैसे होता है? हिस्टोन प्रोटीन पर लिपिड के। क्या हम कुछ जीन्स डिलीट कर देते हैं कि पूरा आ जाए डीएनए हमारा? ऐसा हम नहीं करते। हम हमारे डीएनए की सुपर कॉइलिंग करके न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर, न्यूक्लियोसोम किससे बन रहा है? हिस्टोन ऑक्टामर से, जिसके ऊपर हमने कॉइल कर रखा है हमारा डीएनए, ताकि हम उस रील में उसको कॉइल कर कर न्यूक्लियस में फिट कर दे। तो आंसर हमारा होगा बी। हम डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ना ही हम रिपीटेटिव हिस्सों को हटाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये रेपिटेटिव डीएनए जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारी कितनी मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए पूरा नहीं हो रहा तो कट कर दो, एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम उसे किसी तरीके से ठूस देंगे सुपर कॉइलिंग करके, है ना। तो द आंसर विल बी बी। 8th का आंसर विल बी बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनको नोबेल प्राइज मिला था, पढ़ा है आपने, इनको नोबेल प्राइज मिला था बिल्कुल। क्यों मिला था? क्या ढूंढा था इन्होंने? डीएनए, डीएनए के बारे में बताया था। इन्होंने हमें क्या बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें हर्शी चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। इनका काम नहीं है ये। आरएनए से तो रिलेटेड इनकी डिस्कवरी है ही नहीं, तो आरएनए हटा दीजिए। इन्होंने हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिखाया था, तो इन्होंने हमें इतना बताया था कि आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है बच्चे। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। डीएनए हेलिक्स की पैकिंग, डीएनए की पैकिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। डीएनए की पैकिंग कैसे होगी? इट इन्वॉल्व्स पोलीअमीन्स इन यूकैरियोट। पोलीअमीन्स की जरूरत प्रोकैरियोट्स में पड़ती है, हमारे पास हिस्टोन है पैकिंग के लिए, तो ये गलत है बेटा। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, अगेन ये प्रोकैरियोट में होता है। और ओनली तो वैसे ही नहीं आ सकता, ओनली तो आ ही नहीं सकता, हमारे पास तो हिस्टोन है ना। हमें पैकिंग की बात करनी है, हमारे डीएनए की पैकिंग के लिए हमारे पास हिस्टोन है। नॉन हिस्टोन प्रोकैरियोट्स में हम ज्यादा देखते हैं, और ओनली तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन हमारे पास है, पर ओनली नहीं हो सकता, ये गलत है। अच्छा, क्या मुझे एसिडिक प्रोटीन्स चाहिए?
डीएनए की कॉइलिंग करवाने के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा बेसिक ही करेगा ना, क्योंकि डीएनए आपका एसिडिक है तो प्रोटीन को तो बेसिक ही होना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल। हमारे पास पहले न्यूक्लियोसोम पे डीएनए घूमेगा, फिर वो पूरा क्रोमैटोसोम बनाएगा, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, एक के ऊपर एक, वो सुपर कॉइलिंग होगी। हमारे अंदर जो पैकेजिंग है वो बहुत खतरनाक और कॉम्प्लेक्स तरीके से करी जाती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से ऑप्शन डी मेरे पास ठीक है कि ठीक है, ये यूकैरियोट्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? डी। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट? हमारे अंदर डीएनए न्यूक्लियोसोम पे पैक होता है ना? तो हिस्टोन की मदद से पैकिंग होती है, बिल्कुल। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि धागा है और बीच बीच में इस तरीके से आपको बीड्स दिख रहे हैं। ये बीड्स और कुछ नहीं, न्यूक्लियोसोम है, इसीलिए हमारे क्रोमेटिन को बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दोनों करेक्ट है, आंसर सी होगा। आंसर सी होगा, डी नहीं होगा बेटा। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज फॉल्स न्यूक्लियस, एक रीजन इंसिपिएंट न्यूक्लियस का जहां मेम्ब्रेन ना हो। और न्यूक्लियोइड कहाँ मिलती है? प्रोकैरियोट में, हम में नहीं मिलती। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12, एक आपके पास बैक्टीरियोफेज की बात की है, साई एक्स 174, है ना? तो कितने न्यूक्लियोटाइड है? ये कुछ डेटा एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है और यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 5386। ये दोनों तो नहीं है, अगर आप कंफ्यूज होते तो 5846 और 5386 में होते। ये कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। आपको बेस पेयर्स बता रखे हैं इकोलाई के, आपको बेस पेयर्स बता रखे हैं यूकैरियोट के, आपको न्यूक्लियोटाइड बता रखा है बैक्टीरियोफेज का, और ये आपको याद रखना है कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटीरियल बना होता है, ठीक है, याद कर लो इसको 5386। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, a polymer or a polymer or polynucleotide chain has at one end a dash free at 5 prime end of sugar। अगर मैं 5 प्राइम की बात करूं तो फॉस्फेट होती है। 5 प्राइम पे पी होता है ना हमारे पास, यानी फॉस्फेट मोइटी होती है। शुगर के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट अटैच होता है। तो ए शुड बी फॉस्फेट, ए शुड बी फॉस्फेट। दो ऑप्शन तो मैं सीधा ही हटा दूंगी यहाँ से। फिर क्या कह रहे हैं, उसी शुगर में, है ना, एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर, शुगर के पास एक फ्री क्या होता है? 3 प्राइम पे। तो उसके 3 प्राइम पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आंसर आपके पास है ए। आप जानते हो बेटा, 5 प्राइम फॉस्फेट, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, हम ये बात बोलते भी हैं। आंसर होगा ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा जीनोम है, आपको सबसे पहले लार्जेस्ट बताना है। जीनोम क्या होता है? एक सेल में मिलने वाला पूरा हैप्लॉइड कंटेंट, उसे जीनोम कहते हैं। मतलब अगर मैं 23 क्रोमोसोम्स सबको मिला दूं एक साथ, हमारे पास उसके सेम एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा सेट होता है, पर मैं पूरा हैप्लॉइड कंटेंट ले लूं तो वो आपका और मेरा जीनोम है। तो जीनोम तो पूरा डीएनए हो गया ना, वो तो बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा जीनोम है, इसका मतलब स्टार्ट होना चाहिए था जीनोम से। तो दो ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी, ठीक है। जीनोम से छोटे होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे जीन, जीन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से जीन नहीं बनता, न्यूक्लियोटाइड से जीन बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड से जीन बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड तो वैसे भी मोनोमर है, सबसे छोटी यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़कर इतना बड़ा डीएनए बनता है। सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड है, सबसे बड़ा जीनोम है। आप इन दोनों चीजों से भी कर सकते थे। वैसे उसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर मेरे पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो द आंसर विल बी सी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आंसर विल बी सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए और डीएनए दोनों के लिए कॉमन है? इट शुड बी कॉमन फॉर बोथ आरएनए एंड डीएनए। आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होता और डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होता। किसी भी ऑप्शन में थाइमिन और यूरेसिल मिले उसे हटा दो। यहाँ थाइमिन मिल रहा है, यहाँ यूरेसिल मिल रहा है, यहाँ यूरेसिल मिल रहा है, आंसर ए हो जाएगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। थाइमिन होगा तो वो डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। यूरेसिल होगा तो वो आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। और आपको ऐसा न्यूक्लियोटाइड बताना है, आपको ऐसा नाइट्रोजन बेस बताना है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो बचा क्या क्या? साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। आंसर क्या होगा? ए। 15th का आंसर आपके पास क्या होगा? ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आपको इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले सर्कल करो वरना गलती हो जाएगी। हमें क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट बताना है। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए को एक एसिडिक सब्सटेंस की तरह ढूंढा और उस टाइम उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, पढ़ा है हम सब ने। बी ऑप्शन देखो, अरविंद चारगाव सेड दैट रेशियो बिटवीन ए एंड टी
and G and C of double stranded DNA are constant and equal to 1. अगर मैं एडेनिन और थाइमिन का रेशियो लूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अगर मैं एडेनिन और थाइमिन का रेशियो लूँ तो ये हमेशा 1 आएगा। जी हाँ, जितने एडेनिन उतने थाइमिन। अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो लूँ तो बराबर आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ये आपस में तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ए के सामने टी, जी के सामने सी। कुछ भी इनकरेक्ट मिला? नहीं, आंसर डी होगा। मुझे तो कुछ भी इनकरेक्ट नहीं मिला, आंसर मेरे पास क्या होगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किसकी बात करें बेटा? प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट में आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि चलो इकोलाई की बात करें, ठीक है। डैश न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में कैसा न्यूक्लियस नहीं होता? अनडिफाइंड या डिफाइंड? डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोट के पास कभी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। डिफाइंड वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, डिफाइंड वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, एलिमिनेशन से खेलना शुरू किया करो क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। डिफाइंड तो होता नहीं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, तो है तो अनडिफाइंड। आगे देखो, इनका डीएनए फिर भी स्कैटर नहीं है, फैला नहीं हुआ है। इनका डीएनए कौन सा चार्ज है? डीएनए चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मुझे पता है कि बी का आंसर नेगेटिव है, वो तो वैसे ही दोनों के लिए नेगेटिव है। अच्छा, एंड दे आर होल्डेड बाय डैश चार्ज प्रोटीन। दोनों को होल्ड करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन आएगा। प्रोकैरियोट में वो स्ट्रक्चर जहां डीएनए प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है बेटा। आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर विल बी ए। अच्छा सॉरी, रुको रुको रुको, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो। अभी पहले यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, तभी मैं कह रही थी हर एक चीज को मार्क करना है। तुम्हारी वाली गलती अभी मैंने कर दी, पॉपट कर दिया एकदम, है ना। आपसे पूछा है कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। नॉट, हमने सर्कल भी किया कि डिफाइंड प्रेजेंट नहीं है। तो डिफाइंड हमारे पास यहाँ होना चाहिए ऑप्शन में, कि भाई इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? डिफाइंड नहीं होता। तो हटाएंगे किसको? इनको। हटाएंगे किसको? ए और बी को, ठीक है। अच्छा, डिफाइंड के अंदर डीएनए कैसा होता है? हमेशा नेगेटिवली चार्ज। जिस प्रोटीन पे रैप होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, और इनके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। कर दिया ना पॉपट एकदम। ऐसी गलती नहीं करनी है हमने, ऐसी गलती नहीं करनी है हमने। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आओ सॉल्व करो इसको। इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% साइटोसिन, ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। आपको ऐसा न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में भी देखने को मिल जाएगा। आप कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपको ऐसा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। साइटोसिन जितना होता है उतना ही ग्वानिन होता है, याद रखना। तो साइटोसिन अगर 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा, यानी 40% तो आपके पास साइटोसिन प्लस ग्वानिन हो गया, ठीक है। बचा कितना? 100 में से 40 आप माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 60%। तो वो 60% आपके पास एडेनिन भी है और उतना ही आपके पास थाइमिन भी है। और आप जानते हैं जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है। तो 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। दोनों आपके पास 30% होंगे। और आपसे पूछ रहे हैं कितना एडेनिन है, तो एडेनिन आपके पास 30% होगा। आंसर विल बी सी। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है, और आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो द आंसर विल बी सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को जब आप स्टेन करते हैं, कुछ हिस्सा डार्क स्टेन लेता है, कुछ हिस्सा लाइट स्टेन लेता है। जो डीएनए जहां पर बहुत ज्यादा टाइटली कोइल्ड है, बहुत ज्यादा पास में, वो एकदम डार्क स्टेन उठाएगा, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। और वो इतना ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ हमारे क्रोमेटिन का हिस्सा जो हल्का स्टेन हो रहा है, क्योंकि इतना टाइटली कोइल्ड वो नहीं है, जिसे हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, और वो ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव है। हेट्रोक्रोमेटिन बहुत टाइट है, डार्क स्टेन ले रहा है, वो इतना एक्टिव नहीं है ट्रांसक्रिप्शनली, क्योंकि अनकोइलिंग करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो लाइट स्टेन ले रहा है, जो लूजली पैक्ड है और जो ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव है, दैट इज योर यूक्रोमेटिन। तो 19th का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, तो हमने पहला टॉपिक कर लिया, तो वेरी गुड, हमने डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। वेलकमिंग यू ऑल टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कि हमें कैसे पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। और यहां पर हम एंट्री कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। आई होप आप लोग 0 या मिनिमम सिली मिस्टेक के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन 20 देखिए। Which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage, यानी ट्रांसडक्शन किया होगा। बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज का यूज कर ये प्रूव करना कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हर्शी और चेज ने किया था बेटा। आंसर विल बी सी। ये हर्शी और चेज ने किया था बच्चे, आंसर विल बी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं, बिल्कुल वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आया है। अगर मैं कह रही हूँ कि डीएनए मेरा जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए, तो डीएनए में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? जो भी जेनेटिक मटीरियल है, पहली बात वो रेप्लीकेट करे, अपनी कॉपीज बढ़ा सके, एक्सप्रेस हो सके, प्रोटीन बना सके, है ना। वो एक्सप्रेस होना चाहिए, जैसे मेंडल का कैरेक्टर होता है, उसमें म्यूटेशन हो पर बहुत ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा होगा तो वो कभी स्टेबल नहीं होगा। तो उसमें म्यूटेशन हो लेकिन स्लो हो, और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो, फंक्शनली, केमिकली, स्ट्रक्चरली वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो। तो ये चारों चीजें हमने पढ़ी हैं। रेप्लिकेट कर सके, एक्सप्रेस कर सके, स्टेबल हो, साथ में म्यूटेशन उसमें कम हो, ये प्रॉपर्टी हर जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। तो द आंसर विल बी डी। हमने ये सारी ही चीजें पढ़ी है बेटा, तो द आंसर विल बी डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following radioactive isotopes were utilized for labeling protein and DNA in transduction experiment? बता दो, हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में हमें पता है प्रोटीन में सल्फर है, बिकॉज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और डीएनए में हमारे पास फॉस्फोरस होता है ना। तो जो सल्फर हमने लिया है, जो सल्फर हमने लिया है, वो हम कौन से वाला लेते हैं बेटा? 35 रेडियो एक्टिव, सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। ठीक है, कौन सा? सल्फर 35, फॉस्फोरस 32। द आंसर विल बी सी। The answer will be C, sulfur 35 and phosphorus 32। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। द साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब केमिकल नेचर की जो उसकी स्टडी हुई थी। पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, तो कि कुछ तो है जो ट्रांसफर होता है कन्वर्ट करने के लिए, उसके केमिकल नेचर पर स्टडी हो रही थी, जो सबको लगता था कि प्रोटीन है, और उसका केमिकल नेचर बताने में 3 साइंटिस्ट आए थे, मैकेवरी, मैक्लोड एंड मैककार्टी, जिन्होंने बाकी सारे डाइजेस्टिव प्रोटीन्स यूज कर लिए, आरएनएज यूज कर लिया, है ना, प्रोटीएज यूज कर लिया, तो उससे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, लेकिन डीएनए यूज करने से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो उन्होंने केमिकल बेसिस पर हमें बताया कि भैया केमिकल बेसिस तो इसका डीएनए का ही लग रहा है, राइट। तो केमिकल बेसिस, ये केमिकल वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ये बात हमें किसने बताई थी? एवरी मैक्लोड एंड मैककार्टी ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग हमारे पास यहाँ पर आया है। सबसे पहले बात हो रही है एफ मिशर की, सबसे पहले बात हो रही है एफ मिशर की। अच्छा जी, तो इन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, इन्होंने हमारे डीएनए को न्यूक्लिन कहा था, है ना, और एसिडिक प्रोटीन हमें बताया था, न्यूक्लिन कहा था। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से इन्होंने चूहे को अटैक करवाया था, और फिर देखा था कि चूहा मरता है या नहीं मरता, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था। हर्शी और चेस की अगर मैं बात करूं, तो हर्शी और चेस ने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए इन्होंने वायरस लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था ऑफकोर्स, और बैक्टीरिया पर अटैक कराया था। वॉटसन एंड क्रिक की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हमें समझाया था, और कोर्नबर्ग ने इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, उन्होंने हमें इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए बताया। ठीक है, तो देख लो बेटा आंसर क्या होगा, 2, 3, 4, 1 और 5, आंसर होगा ऑप्शन ए, आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, चलो। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसका था? ग्रिफिथ का था, कि कुछ तो है जो कि हमारी स्ट्रेन को चेंज कर रहा है ना। हीट किल्ड आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ तो जो है आपके पास हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने की वजह से आर स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना ग्रिफिथ का है, ट्रांसडक्शन याद करना हर्शी और चेस का है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 25 का आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, द आंसर विल बी ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बेटा। प्रायर टू दी वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोड एंड मैककार्टी, जिन्होंने हमें केमिकल बेसिस बताया था हेरिडिटी का, उससे पहले हम सबको जेनेटिक मटेरियल, ज्यादातर साइंटिस्ट को प्रोटीन लगता था, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा भी हो, मानना भी यही चाहते थे, और लगता भी यही है कि क्या नेचर होगा, प्रोटीन होगा। तो 26 का आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। हु डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि प्रोटीएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एवरी मैक्लोड मैककार्टी ने यही तो एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज डाल दिया, आरएनए डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज डाल दिया, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पे, वो एज इट इज हो रहा था। तभी उन्होंने हमें बताया कि जेनेटिक मटीरियल का केमिकल नेचर ना तो आरएनए है ना प्रोटीन है, वो डीएनए है। ये एक्सपेरिमेंट एवरी मैक्लोड मैककार्टी का था। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जो हमें हर्शी और चेज ने दिया था, कौन से ईयर में? 1952। ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। कौन से ईयर में बताया था? 1952। आंसर विल बी बी।
आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, dash as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle. कौन सी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की बहुत हमें अच्छे से पता लग रही थी? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है ये, जो हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में समझ में आई। क्या समझ में आया? वो था हीट। किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी? हीट से रिलेटेड ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में समझ आई थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल्ड था, मरा हुआ बैक्टीरिया था, पर फिर भी उसका जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रही। एस वाला बैक्टीरिया आपने हीट किल्ड ले रखा था और लाइव आपने आर बैक्टीरिया लिया, वो फिर भी ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब हीट को लेकर आपके डीएनए के पास स्टेबिलिटी होती है। आपको कौन सी प्रॉपर्टी पता चली उस एक्सपेरिमेंट से? हमें ये पता चला कि हमारा डीएनए हीट स्टेबल है, वो उस कंडीशंस में भी बहुत हद तक अपना जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर सकता है। तो द आंसर हियर विल बी ए। 29 का आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ माइस इज इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। जब आप एस स्ट्रेन से उसको इन्फेक्ट करते हो बेटा माइस को, तो वो मरेगा, बिकॉज यही तो वायरुलेंट है ना, यही तो वायरुलेंट है, यही तो अटैक करती है, यही तो किल करती है। तो अगर आप एस स्ट्रेन लेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, इट विल बी किल्ड, ठीक है। और अगर आप आर स्ट्रेन लेंगे तो इट विल लिव। आंसर विल बी ए। 30 का आंसर विल बी ए बेटा। एस ट्रेन उसको मारेगा, आर ट्रेन से वो जिंदा रहेगा। एस इज स्मूथ, आर इज रफ, आप इस बात को जानते हैं। आंसर विल बी ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 के साथ हम आंसर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आपके थर्ड टॉपिक के अंदर, विच इज आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया। एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जरा, आ जाइए। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सबस्ट्रेट। आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डीएनए में कभी यूरेसिल नहीं होता, तो आंसर विल बी सी। डीएनए में कभी यूरेसिल नहीं होता, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है और थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। इसकी जगह डी टीटीपी होता है, यूयूपी नहीं होता, ठीक है, यूटीपी नहीं होता, टीटीपी होता है, सॉरी। तो द आंसर विल बी सी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा जी, विच ग्रुप प्रेजेंट इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज वेरी रिएक्टिव एंड मेक्स आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल देन डीएनए। ऐसी क्या चीज है जो डीएनए को, जो आरएनए को अनस्टेबल करती है और रिएक्टिव ज्यादा करती है? कुछ चीजें हैं ना जिसकी वजह से आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। क्यों? आरएनए के पास सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सी नहीं है, मतलब वहां ओएच प्रेजेंट है, तो उसकी राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर जो ओएच है वो रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लबाइल है, वो ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा। डीएनए स्टेबल है, डीएनए के पास ऑक्सीजन नहीं है सेकेंड कार्बन पे। यहाँ लाइबल नहीं, लबाइल होना चाहिए वैसे, है ना। तो द आंसर विल बी एनी वे बी। द आंसर विल बी एनी वे बी, ठीक है। 2 प्राइम, 3 और 4 नहीं बेटा। राइबोस का स्ट्रक्चर देखो जरा, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। इस तरीके से होता है राइबोस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बेस होता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 5। ऐसा होता है राइबोस, जिसमें आपको पता है कि इसने आगे फॉस्फेट से बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर OH है जो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनाएगा। ये 2 प्राइम का जो OH है, ये फर्क है, ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए के पास यहाँ पर ये OH नहीं है, सिर्फ H है डीएनए के पास, और आरएनए के पास यहाँ पर OH है जो इसको अनस्टेबल बनाता है क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो आंसर विल बी 2 प्राइम OH, ना तो 3 प्राइम, ना 3 प्राइम राइबोस शुगर का, न्यूक्लियोटाइड का, या 4 प्राइम। हम किसकी बात करें? 2 प्राइम की बात, ठीक है। तो द आंसर विल बी बी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को सर्कल करो, आपको गलत बताना है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वो कैटलिस्ट भी है। जी हाँ, वो कैटलिस्ट बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है वायरस में। आरएनए डीएनए से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा होता तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता। आरएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम डीएनए नहीं, हमने एवोल्यूशन में भी पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है आरएनए वर्ल्ड। पहले केमिकल एवोल्यूशन से आरएनए आया होगा, फिर उस आरएनए ने खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया होगा, खुद जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव किया होगा, पर वो अनस्टेबल था, तो वो बहुत ज्यादा नहीं चल पाया होगा, वहां से डीएनए बना होगा। आरएनए से डीएनए बना होगा, डीएनए से आरएनए नहीं। तो इनकरेक्ट कौन कौन है? 2 और 3 इनकरेक्ट है बेटा, आंसर विल बी बी, ठीक है। तो 33 का आंसर विल बी बी, मैं यहां पर लिख देती हूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए वर्ल्ड में हमने पढ़ा है कि हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। सबसे पहले वही बना होगा, बाद में डीएनए आया होगा क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द गिवन प्रोसेस आर रिलेटेड टू आरएनए। आरएनए मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है?
आरएनए ट्रांसलेशन करता है, बिल्कुल उसी से प्रोटीन बनता है। आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, हम यूकैरियोट्स में करनी पड़ती है क्योंकि इंट्रॉन हटाने होते हैं। तो ये तीनों चीजें आरएनए से एसोसिएटेड है। आंसर विल बी डी। इजी है बेटा, आंसर विल बी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आरएनए किसकी तरह एक्ट करता है और किसकी तरह, मतलब दो काम बताने आरएनए के। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, आरएनए खुद कैटलिस्ट भी है, सही बात है। आरएनए प्रोटीन नहीं है, आरएनए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स नहीं है, ना ही वो स्प्लाइसोसोम है। राइबोजाइम ठीक है, राइबोजाइम क्या होता है, आरएनए जब एंजाइम की तरह काम करता है, दैट इज राइबोजाइम। इसमें ये राइबोजाइम ठीक है, बाकी सब गलत है। तो आंसर वैसे भी ए होगा क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है और वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। आरएनए बीइंग अ डैश वाज रिएक्टिव। आरएनए कैटलिस्ट है, इसीलिए वो रिएक्टिव था क्योंकि उसको एंजाइम की तरह काम करना है, उसको रिएक्टिव होना पड़ेगा। और इसी वजह से, रिएक्टिव होने की वजह से ही वो अनस्टेबल था। तभी तो हम लंबे समय तक उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं मान पाए, हमें उससे इवॉल्व करना पड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, जो कि कौन था, हमारा डीएनए। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। ओके जी, आंसर लिख दिया हमने यहाँ पे 37 का। 37 का आंसर विल बी बी। 38 का देखते हैं। डैश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम डैश विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। डीएनए हमारा आरएनए से इवॉल्व होके आया है और हमारे डीएनए में ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से डीएनए हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो द आंसर विल बी ए। परफेक्ट है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए। आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, रिएक्टिव होता है और थोड़ा स्टेबिलिटी में भी कम है। सेम लाइन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये रिएक्टिव ज्यादा है और ये स्टेबल कम है। आंसर विल बी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मैंने लिखा है यहाँ पे, आंसर विल बी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या रीजन है कि आरएनए आपका ज्यादा रिएक्टिव है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए में यूरेसिल है, यूरेसिल कम स्टेबल है बेटा। डीएनए में थाइमिन है, वो ज्यादा स्टेबल है, यूरेसिल कम स्टेबल है। और जो चीजें आरएनए को कम स्टेबल बनाती हैं वो उसे ज्यादा रिएक्टिव बनाती हैं। प्रेजेंस ऑफ OH इन सेकंड पोजीशन ऑफ शुगर, ये भी आपने देखा। इन सभी कारणों से आपका आरएनए कम स्टेबल है। उसके पास यूरेसिल है जो ज्यादा रिएक्टिव है, उसके पास सेकंड प्राइम पे OH है जो उसे ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, और डबल स्टैंडर्ड होता तो स्टेबल ज्यादा होता, सिंगल स्टैंडर्ड फिर से रिएक्टिव ज्यादा है। तो क्या रीजन है आरएनए के रिएक्टिव होने के, ये सारे ही रीजंस हैं। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसके साथ हम एंटर कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 1 रेप्लिकेशन के अंदर। करें सॉल्व रेप्लिकेशन के क्वेश्चन, आ जाओ। This is question number 41. Which one of the following makes use of RNA as template to synthesize DNA? हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीएनए से डीएनए नहीं बनाना है, आरएनए से डीएनए बनाना है, उल्टा करना है सेंट्रल डॉग्मा को। दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सीधी सी बात है। आंसर क्या होगा, ए। अगर मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं, वो आरएनए बनाएगा, मुझे डीएनए बनाना है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है, आरएनए नहीं। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है डीएनए से, तो ये नहीं हो सकता। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है लेकिन डीएनए से, तो ये नहीं हो सकता। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है डीएनए से, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे आरएनए बनाना है डीएनए से। आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 42 पे। चलो जी, डीएनए पॉलीमराइजेशन का रेट लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। हम इक्वलाई की बात कर रहे थे, किस रेट से जो है डीएनए की चेन बन रही है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड की स्पीड से काम हो रहा है। आंसर विल बी बी, डायरेक्ट एनसीईआरटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। रेप्लिकेशन अकर्स विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रेफर टू एज। आपने डायग्राम देखा होगा बेटा एनसीईआरटी में, इस तरीके से आपके पास डीएनए है और वो इस तरीके से ओपन हो रहा है। एक तरफ आपका हेलिकेज बैठ रहा है जो कि उसको ओपन कर रहा है और उसके सामने आपकी नई चेन बन रही है ना, उसके सामने आपकी नई चेन बन रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक आपके पास इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और एक आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड अवे जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स जाता है, किसके, रेप्लिकेशन फोक। ये जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज लाइक अ फोक। ये जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज लाइक अ फोक, रेप्लिकेशन फोक, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए। 43 का आंसर क्या होगा, ए। ये भी आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में डायरेक्ट, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। एक बार भी एनसीईआरटी रीड करी होगी ना, बहुत आराम से कर लोगे। क्या आ रहा है जी हमारे पास, हमको दो कॉलम्स दे रखे हैं और हमें इनकरेक्ट बताना है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। लीडिंग स्ट्रैंड वो होती है जो कंटिन्यूअसली बनती है सिंगल पीस में, जी हाँ। लैगिंग स्ट्रैंड
छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनती है और उन सेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जी हाँ, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड क्योंकि कंटिन्यूअस बन रही है तो उसको एक बार स्टार्टिंग में प्राइमर चाहिए, फिर वो काम कर लेगी। लैगिंग स्ट्रैंड में अलग अलग सेगमेंट है और हर सेगमेंट को एक नया प्राइमर चाहिए होता है, ये भी हमने पढ़ा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक। इसको डीएनए लाइगेज नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बेटा, जब छोटे छोटे सेगमेंट्स ही नहीं है तो लाइगेज क्यों चाहिए। इसको लाइगेज चाहिए क्योंकि फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना होता है। आपसे इनकरेक्ट पूछा तो फोर्थ इनकरेक्ट होगा, पर हम देख लेते हैं। इसकी ग्रोथ 3 to 5, बेटा फर्क नहीं पड़ता लीडिंग हो या लैगिंग हो, ग्रोथ तो 5 to 3 होनी है। ग्रोथ तो 5 to 3 होनी है ना। तो एनीवे ग्रोथ कभी भी दोनों की 3 to 5 नहीं हो सकती, वो 5 to 3 होगी। तो आंसर आपके पास डी आएगा। 44 का आंसर आपके पास डी आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, आओ। आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और आपको सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस आपको किसका बताना है? डीएनए की रेप्लिकेशन का आपको सीक्वेंस बताना है। अच्छा जी, देख लो जरा। डीएनए की स्ट्रैंड एक्सपोज होनी चाहिए, आरएनए प्राइमर लाओ, न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करो, चेन की पेयरिंग करो, बेस की पेयरिंग करो, प्रूफ रीडिंग करो, ओराई। बेटा स्टार्ट हमेशा ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी मुझे ऑप्शन दे रखा है सीक्वेंस का, शुरू तो रेप्लिकेशन ओराई से होगा, तो स्टार्ट तो 7th नंबर से हो रहा है जी। 7th नंबर से स्टार्ट मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी दोनों को तो मैं हटा दे रही हूँ। अब आप देखो करते कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। मुझे पता है कि ओराई से स्टार्ट होगा, पहले तो ओराई पहचानी जाएगी, उसके बाद ही कुछ काम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है कि न्यूक्लियोटाइड को आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा ना, तभी तो न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगी, एक एक करके जुड़ने वाली है। इधर दे रखा है 1 विच इज एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स मतलब हेलिकेज का काम। डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोज होना ताकि उसके सामने नई स्ट्रैंड बन सके। एक्सपोज मतलब हेलिकेज का काम है बेटा, लेकिन मुझे उससे पहले मेरे न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। 3 पहले आएगा। आप फिर भी आगे वाले ऑप्शन में भी देख लो, आगे चलो 3 और 1 छोड़ दो। पहली बात मुझे समझ में आ रहा है कि पहले 3 होगा, पहले न्यूक्लियोटाइड एक्टिव होगा, फिर एक्सपोजर होगा, हेलिकेज का काम होगा। तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। पर चलो अगर मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं आगे चलती हूँ। यहाँ 3 1 दे रखा था, यहाँ 3 के बाद इन्होंने 2 दे रखा है। अच्छा ठीक है, हाँ वैसे इन्होंने यहाँ 1 3 दे रखा है, 1 3 दे रखा है। हम आगे चलते हैं। फिर क्या होगा जी? प्राइमर आएगा, खुलेगा तो प्राइमर आएगा ताकि इनिशिएट हो सके। तो इधर भी मुझे ऑप्शन 2 दे रखा है, इधर भी मुझे ऑप्शन 2 दे रखा है। उसके बाद इन्होंने पूरा ही सेम दे रखा है कि फिर उसके बाद नया ए के सामने टी, जी के सामने सी, यानी बेस पेयरिंग करो। बेस पेयरिंग के बाद सीधा ले जाओ, पूरी की पूरी चेन बनाओ, चेन पेयरिंग करो, और फाइनली अगर कोई गलती हो गई है तो प्रूफ रीडिंग करो। यही हुआ होगा, है ना। अब आपको ये बताना है एक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड पहले हुए, क्योंकि बाकी तो सेम है। तो आपको ये बताना है या तो न्यूक्लियोटाइड पहले एक्टिवेट हुए या डीएनए पहले एक्सपोज हुआ है। न्यूक्लियोटाइड पहले एक्टिवेट होता है बेटा, फिर डीएनए एक्सपोज होता है। तो आंसर आपके पास क्या होने वाला है? ए। ए देख लेना, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट ऐसा कहीं एनसीईआरटी में ना मिले और फिर आप कंफ्यूज होते फिर ऐसे क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। द आंसर विल बी ए। 45 का आंसर विल बी ए, करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, Which of the following phenomena was experimentally proved by Measles and Stahl? इन्होंने हमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही तो सिखाया था। क्या काम था इन दोनों का? इन्होंने हमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ई कोलाई पे काम किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें इन्होंने बताया था इसके बारे में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, सबसे पहला प्रूफ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है किसने बताया? मीजल्स एंड स्टाइल। ये एक्सपेरिमेंट हुआ किस पे? ई कोलाई पे। आंसर विल बी बी। 47 का आंसर विल बी बी, परफेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, ई कोलाई डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लेता है? 20 मिनट्स। तभी तो आपको अगली जनरेशन दिखा रही थी कि 20 मिनट्स बाद 2 स्ट्रैंड आ गए हैं, है ना, हाइब्रिड। फिर 40 मिनट्स बाद 2 हाइब्रिड है, 2 लाइट है। फिर और हम 60 मिनट्स की बात करेंगे तो हमारे पास 4 लाइट हैं और 2 हाइब्रिड है। हर 20 मिनट्स में इकोलाई डिवाइड करता है, 90 मिनट्स में ईस्ट डिवाइड करती है, 24 आवर्स में आपका और मेरा सेल डिवाइड करता है। ठीक है, ये हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में भी पढ़ते हैं। आंसर विल बी डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं डीएनए पॉलीमरेज में तो टेम्पलेट कौन है? रेप्लिकेशन के लिए तो कोई डीएनए ही टेम्पलेट है बेटा। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी, क्योंकि मैं जानती हूँ डीएनए से ही डीएनए बनने वाला है, तो आंसर विल बी सी। डीएनए ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा। आंसर विल बी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा जी, आपको सिंथेसिस बताना है ए और बी का। बेटा आपके सामने टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 की लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही है।
और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली नहीं बन रही, इसके अंदर बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, आपको क्लियरली दिख रही है ये बात, है ना। तो ए मेरे पास मेरी लीडिंग स्ट्रैंड है, मेरी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जो कि मुझे दो ऑप्शन में दी हुई है, विच इज ए एंड सी, तो इन दोनों को तो मैं हटा दूंगी। अच्छा, और जो कंटिन्यूस वाली है वो लैगिंग होती है या लीडिंग होती है? वो लीडिंग होती है। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? आंसर मेरे पास ए आ गया। सिर्फ पूरा तो मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, उतने में मेरा आंसर आ गया। बी वाली डिसकंटिन्यूस होती है जिसे आप लैगिंग कहते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा? ए। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 पे, अच्छा जी, यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ के आए, एस फेज में। हमारे पास G1 G2 एस ये सब है, प्रोकैरियोट इतना नहीं कर रहा है जोन्स लॉ, ठीक है, हमारे पास है। तो हमारे अंदर एस फेज के अंदर स्पेसिफिकली डीएनए रेप्लिकेट करता है, आंसर विल बी ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 रेप्लिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। रेप्लिकेशन बहुत एक्यूरेट है, हाई स्पीड से होता है क्योंकि बारी बारी आपको डीएनए डबल करना है। म्यूटेशन इतना ज्यादा नहीं है बेटा, इतना म्यूटेशन होता तो स्टेबिलिटी कहाँ से आती? म्यूटेशन हमेशा आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो रेट से होना चाहिए, हाई रेट से नहीं। ए और बी करेक्ट है, आंसर डी होगा। 52 का आंसर आपके पास डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, चलिए आई होप आप लोग भी इसी स्पीड से समझ भी पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं आंसर्स। 53 देखो जरा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी कि आपसे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की बात करी है, एनटीपी बोल देती हूँ मैं इसको, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको आप एनटीपी बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और डी भी लगा रही हूँ क्योंकि डीएनए के लिए है। अच्छा जी, क्या ये सबस्ट्रेट है? जी हाँ, इसी से रेप्लिकेशन में यही जाके जुड़ते हैं। क्या यही एनर्जी भी देते हैं? बिल्कुल। 7.6 किलो कैलोरी की एनर्जी है ये, जो अगर मैं आपके शुगर की बात करूं, न्यूक्लियोसाइड जिसे आप कह रहे हैं, जिसके अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है, देखो मैं आपको बताती हूँ, देख लो, वैसे आपने ये चीज डेफिनेटली पढ़ी होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये अपने पास शुगर है, ये शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड के पास ये 5वें नंबर का कार्बन होता है और इस 5वें नंबर के कार्बन से 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब ये जाता है आपके डीएनए में अटैच होने, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये दोनों बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। 7.6 किलो कैलोरी की एनर्जी तो अकेले इसके अंदर है, तो यही अटैच होता है, यही एनर्जी रिलीज करता है, इसी से रेप्लिकेशन चलती है। इसीलिए कहते हैं रेप्लिकेशन बहुत खुददार है, कहीं बाहर से एनर्जी नहीं मांगता, उसका सबस्ट्रेट ही उसे एनर्जी देता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता उसको मैंने यहाँ पर बता दिया, ए और बी दोनों करेक्ट है, आंसर डी होगा। ठीक है, प्राइमर अलग चीज है, प्राइमर आपको बाहर से चाहिए, वो काम ये नहीं करेंगे, पर ए और बी बिल्कुल ठीक है, आंसर विल बी डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54, देखें, आओ किसकी बात करें? स्टेहल के एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी मीजल्सन और स्टेहल के एक्सपेरिमेंट की बात करें। तो हमने जी यहाँ पर डीएनए लिया, डीएनए हमने कल्चर से लिया है, अगली जनरेशन में 40 मिनट्स बाद हमने लिया, मतलब दूसरी जनरेशन में लिया। तो क्या क्या आपको मिलने वाला है बेटा? स्टेहल का एक्सपेरिमेंट अगर आप याद करेंगे तो पहले जो दो डीएनए थे वो आपके पास N15 और N15 थे, वो आपके पास N15 और N15 थे, हैवी थे। ठीक है, आपने उनको N14 के मीडियम में ग्रो करने दिया। अगर मैं पहले 20 मिनट्स की बात करूं तो N14 की वजह से यहाँ पर इस तरीके से हाइब्रिड मिला था आपको, N14 की वजह से आपको यहाँ पर हाइब्रिड मिला था, ब्लू के कलर चेंज हो गए, कल को तुमको लगेगा कि वो भी चेंज हो गया मटेरियल भी। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज N15 हैवी वाला जो ब्लू कलर का है, एंड द लाइट वन N14। ठीक है, तो आपको मिले थे हाइब्रिड्स, इन्हें मैं क्या कह रही हूँ, आपको मिले थे हाइब्रिड्स। आप हाइब्रिड्स को 20 मिनट्स के लिए और, यानी कि सेकंड जनरेशन तक और जाने दे रहे हो, तो आपके पास क्या होगा? अब आपके पास 4 डीएनए यहाँ पर होंगे। तो अगेन ये आपके पास सेम आ जाएंगे बेटा, ये अब क्योंकि आप इनको ग्रो किस में कर रहे हो? N14 में ग्रो करने के लिए दे रहे हो, आप इनको N14 मीडियम में ग्रो करने के लिए दे रहे हो, तो आपके पास 2 नए डीएनए तो N14 वाले ही होने वाले, प्रॉपर N14 यानी लाइट, जिनको हम बोलते हैं लाइट। और 2 अगेन आपके पास हाइब्रिड होंगे, क्योंकि वो हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी और उसके सामने नया N14 आकर जुड़ेगा, तो ये दोनों फिर से आपके पास होने वाले हैं हाइब्रिड, ये दोनों फिर से आपके पास होने वाले हैं हाइब्रिड। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या 40 मिनट्स हो गए हैं, 2 जनरेशंस मैंने यहाँ पर देख ली है, ये सेकंड जनरेशन के बाद का हाल है, तो मेरे पास 2 लाइट हैं और 2 ही हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड हैं और 2 लाइट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर होगा बी। जितना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, उतना आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बिना भी कर पाएंगे। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आई होप द अर्लियर क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू।
करेक्ट मैच आपको बताना है, किसके बारे में, फंक्शन है, ठीक है जी। डीएनए पॉलीमरेज का काम नई डीएनए स्ट्रैंड बनाना। हेलिकेज का काम डीएनए को अनवाइंड करना ताकि उसके सामने नया डीएनए आए। लाइगेज का काम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना। सबका फंक्शन एकदम ठीक है, आंसर डी होगा। सबका फंक्शन एकदम ठीक है, आंसर डी होगा। टोपो आइसोमेरेज का काम सुपर कॉइलिंग हटाना है ना, तो ये सारी चीजें, आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, जिसके साथ हम एंट्री ले रहे हैं किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। आप लोगों ने रेप्लिकेशन भी कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो विद दिस वी एंटर ट्रांसक्रिप्शन एंड वी गेट द क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 56। आओ जी। अच्छा, हम ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए, एमआरएनए चाहिए, इसी के ऊपर बनेगा। टीआरएनए चाहिए, अमीनो एसिड ला के देगा। आरआरएनए चाहिए क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम के बिना प्रोटीन कैसे ही बनेगा। siRNA जो कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है, ये एक तरीके का बायो कंट्रोल मेथड है एमआरएनए साइलेंसिंग में। इसका काम प्रोटीन बनाने में कहीं पर भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, देखिए जरा। द डीएनए स्ट्रैंड विच इज ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन एंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड। डीएनए की दो स्ट्रैंड है और किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। जिससे आरएनए बनता है उसे टेम्पलेट, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको डेफिनेटली क्या कहेंगे, सेंस, कोडिंग। उसको क्या कहेंगे, या तो सेंस कहेंगे या कोडिंग कहेंगे, क्योंकि टेम्पलेट के ये दोनों नाम है। तो अगर कहीं भी टेम्पलेट लिखा है उसे हटा दीजिए, कहीं पर भी एंटी सेंस लिखा है उसे हटा दीजिए। टर्मिनेटर स्टैंड कुछ है ही नहीं, आंसर क्या होगा, सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि टेम्पलेट की तरह काम नहीं करती, आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, उसे आप सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। आंसर विल बी बी। 57 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा जी, आपको डीएनए का एक सीक्वेंस दे दिया है ना, डीएनए के एक सीक्वेंस का पूरा बेस आपको दे दिया, आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट बताना है। तो अब जब कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको टेम्पलेट मानो। इन्होंने नहीं लिखा हुआ ना कि ये कोडिंग है या नहीं है, सेंस है एंटी सेंस है, बस डीएनए दे दिया। और डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट बनाना है यानी एमआरएनए बनाना है, तो इसको टेम्पलेट मानो। अब टेम्पलेट मानेंगे तो जी के सामने क्या आएगा, सी, सी के सामने क्या आएगा, जी, टी के सामने क्या आएगा, ए, दोनों टी के सामने ए आएगा, ए के सामने क्या आएगा, यू। टी नहीं आ सकता, आरएनए में कभी टी नहीं होता, तो टी देखते ही आप इसे हटा देंगे, ये दोनों तो वैसे ही नहीं थे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी बेटा। तो 58 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, गलत मैच है, इसको सर्कल कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, जी नहीं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की इंफॉर्मेशन जाती है एमआरएनए के पास, ना कि टीआरएनए के पास, ये गलत है। फिर भी अपने बाकी ऑप्शन देखेंगे। ट्रांसलेशन में आप एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ेगा ताकि एंजाइम का सिंथेसिस ना होने दे। लैक ऑपेरॉन में देखा था ना, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर बनता है, ऑपरेटर पर जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, यही पढ़ा था हमने। किसी भी एक ऑपेरॉन को देखोगे उसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है, ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, जी हाँ। तो ये चीज हमारे पास करेक्ट है, ये भी चीज हमारे पास करेक्ट है, गलत हमारे पास हो जाएगा ए। आंसर 59 का हो जाएगा बेटा ए, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या नहीं होता। अगर इस तरीके से डीएनए बनाऊं, यहाँ एक प्रमोटर है, यहाँ एक टर्मिनेटर है, बीच में आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसका आरएनए बनाना है। तो प्रमोटर भी है, टर्मिनेटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है। इंड्यूसर जो है वो इस यूनिट का, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा कभी भी नहीं होता। इंड्यूसर रेगुलेट करने का काम करेगा पर वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा कभी भी नहीं है बच्चे। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एक्सोन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड्स फॉर प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। आपको एक्सोन इंट्रोन पे जाना ही नहीं था। लिपिड, शुगर, लिपिड, ये काम एमआरएनए से नहीं बनता बेटा, एमआरएनए से तो प्रोटीन ही बनेगा। तो द आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62। जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड या यूज्ड सिनोनिमसली। एक साथ ही आप जीन और सिस्ट्रॉन को यूज कर लेते हो, क्यों?
क्योंकि एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे जीन्स होते हैं? नहीं। एक जीन में बहुत सारे सिस्ट्रॉन होते हैं? नहीं। एक जीन में एक सिस्ट्रॉन होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन को ही सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो एक जीन में एक ही सिस्ट्रॉन होता है, ये बात ठीक है, आंसर मेरा सी होगा। एक जीन में सिस्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं। आंसर एनीवे मेरे पास क्या जाने वाला है बच्चे? आंसर मेरे पास जाने वाला है सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। द प्रिंसिपल ऑफ डैश गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंटारिटी तो लगती है ट्रांसक्रिप्शन में, बिल्कुल लगती है। ट्रांसक्रिप्शन कंजर्वेटिव है तो एक स्ट्रैंड तो कंजर्व उसने नहीं करी है, इनफैक्ट दोनों ही कंजर्व नहीं करी है। डीएनए बिल्कुल अलग दिखता था और उससे आरएनए बिल्कुल मतलब अलग बना, कॉम्प्लीमेंट्री जरूर है पर अलग है। तो कंजर्व तो एक भी पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं हुई है, इट इज नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, इज इट सेमी कंजर्वेटिव? नहीं, सेमी कंजर्वेटिव होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन, ना कि ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यू स्ट्रैंड बनती है, पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहती है। आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता। बस आरएनए में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का। तो 63 का आंसर होगा ए। 63 का आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64। द गिवन फ्लो चार्ट शो सेंट्रल डॉगमा। ठीक है जी, आपको एंजाइम बताने हैं। ए मतलब क्या? डीएनए से वापस डीएनए बनना। कौन बनाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें और इसमें नहीं है, इसे मैंने हटा दिया। बी मतलब क्या? डीएनए से आरएनए बनना। कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बनाता है? नहीं। कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सी में क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है। या फिर आप इसे आरएनए डिपेंडेंट, या फिर आप इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। सॉरी, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी। आंसर क्या होगा मेरे पास? बी। परफेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं हमको? पोली ए टेल इज प्रेजेंट इन। पोली ए टेल की जरूरत या फिर 7 मिथाइल कैप की जरूरत हमें पड़ती है स्प्लाइसिंग में। स्प्लाइसिंग हम किसकी करते हैं? एमआरएनए की। बैक्टीरिया में कभी स्प्लाइसिंग होती नहीं, इसे हम हटा देंगे। यूकैरियोट में होती है, वो भी एमआरएनए में होती है, तो आंसर होगा डी। 65 का आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट विल हैपन इफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो क्या होगा? दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। बिल्कुल, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए प्रोटीन बनने के लिए, राइबोसोम के बैठने के लिए। वो डबल स्टैंडर्ड है तो कभी राइबोसोम बैठेगा ही नहीं। किससे प्रोटीन बनाना है? प्रोटीन बनेगा ही नहीं। या मान लो दोनों आरएनए से वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गई है, तो आगे प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना ही नहीं है। करेक्ट है। दिस वुड नॉट प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड, नहीं, ये गलत है। कंटिन्यूअस आरएनए बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए की स्टेबिलिटी कम होगी, नहीं, स्टेबल तो वो होगा, बहुत स्टेबल होगा। इनफैक्ट इतना स्टेबल होगा कि उसमें से आगे प्रोटीन नहीं बनने वाला। तो 66 का आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। आपको इनकरेक्ट पेयर यहां पर बताना है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, यानी आपके पास आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आरएनए बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, डीएनए के पास एक प्रमोटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, टर्मिनेटर पर एंड होता है ट्रांसक्रिप्शन का। सिस्ट्रॉन आरएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ आरएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल फंक्शनल यूनिट है ना ये जीन की। तो इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। रेगुलेटरी जीन डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, ये गलत है, ये आपने पढ़ा है ओपेरॉन में। आई रेगुलेटरी जीन था और वो आपका रिप्रेसर बना रहा था, वो आपके रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा था, जो जाकर ऑपरेटर पर जुड़ रहा था। तो रेगुलेटरी जीन प्रोटीन तो बनाता है बेटा, रेगुलेटरी जीन से आरएनए और प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन आगे जाकर एक्टिवेटर का भी काम कर सकता है, यानी इंड्यूसर का भी काम कर सकता है, और रिप्रेसर का भी काम कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन बनेगा नहीं, वो बनेगा। तो इनकरेक्ट क्या होगा यहाँ पे? डी। इनकरेक्ट क्या होगा यहाँ पे? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सब कुछ कर रहा है, पर उसके अंदर आप जानते हैं मेन एंजाइम के साथ कुछ फैक्टर्स है जो मदद करते हैं। इनिशिएशन करने में सिग्मा फैक्टर मदद करता है, टर्मिनेशन करने में रो फैक्टर मदद करता है। इन्हीं दोनों का नाम हमने देखा है। तो 68 का आंसर क्या होगा? ए। 68 का आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69। किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की।
बैक्टीरिया में एक ही कंपार्टमेंट है जहां ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस अलग और साइटोप्लाज्म अलग नहीं है, एक ही साइटोप्लाज्म है, उसी में सब कुछ चल रहा है। वहां पर साइटोसोल और न्यूक्लियस का कुछ अलग अलग सेपरेशन नहीं है। mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। उसको एक्टिव करवाने के लिए, एमआरएनए को एक्टिव कराने के लिए कोई, हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि स्प्लाइसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ट्रांसक्रिप्ट पर हमसे बात सेम कंपार्टमेंट की कर रहे हैं, है ना, बात हमसे सेम कंपार्टमेंट की कर रहे हैं। एनीवे ये बात ठीक है। पहली बात, साइटोसोल न्यूक्लियस कुछ अलग नहीं है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि पहले एमआरएनए बनाओ, उसे एक्टिव करो, स्प्लाइसिंग करो, फिर साइटोसोल में भेजो, वहां प्रोटीन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन होती साथ साथ में ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, तो वो सेम टाइम पे सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई सेपरेशन भी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग भी नहीं चाहिए इसको, कोई स्प्लाइसिंग नहीं, कुछ मैच्योरिटी नहीं, सीधा वहीं पर काम शुरू हो जा रहा है। तो देखा जाए तो ए और बी दोनों करेक्ट है हमारे पास, है ना। न्यूक्लियस तो है ही नहीं बैक्टीरिया में, तो आंसर एनीवे क्या चला जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आपको मैच द फॉलोइंग करना है बेटा, ठीक है। ओपेरोन की बात है एक तरीके से यहाँ पे। सबसे पहले आपसे ऑपरेटर साइट की बात करिए। ऑपरेटर साइट का जो काम है उस पर रिप्रेसर जुड़ता है, अभी मैंने आपको बताया था, रिप्रेसर जुड़ता है। प्रमोटर की अगर मैं बात करूं, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए। स्ट्रक्चरल जीन की अगर मैं बात करूं, तो इसी से आपका एंजाइम, आपका प्रोटीन बनने वाला, यही कोडिंग करेगा। और रेगुलेटरी जीन का काम है वो कोडिंग कर कर रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है। तो इट इज 2 1 3 4 यानी कि ए। इट इज 2 1 3 4 यानी कि ए, तो आंसर विल बी ए। ठीक है। आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 71। नेम द न्यूक्लियोटाइड एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA इन कैपिंग। HNRNA आपका इमेच्योर आरएनए होता है, जिससे आपको मैच्योर mRNA बनाना होता है ताकि ट्रांसलेशन हो सके। HRNA की कैपिंग भी करनी पड़ती है, टेलिंग भी करनी पड़ती है। कैपिंग करने के लिए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट करके एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसके 7th नंबर पर मिथाइल है, उसे आपको 5 प्राइम एंड पर ज्वाइन करना होता है। 3 प्राइम एंड पर आप एक पॉली ए की टेल लगाते हो। अगर ये आपका इस तरीके से यहाँ पर HNRNA बना, ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम पर आप ऐड करते हो एक ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उस ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के 7th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, साइटोसिन नहीं, साइटोसिन नहीं और इथाइल नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी। कैपिंग के लिए आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72? मुझे ABC आपको यहाँ पर बताना है। देखो जरा, आपको ट्रांसक्रिप्शन ही दिखाया हुआ है। सबसे पहले केस में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा होगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ रहा है, यानी प्रमोटर पर जुड़ रहा है, स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन। तो ए तो मेरे पास इनिशिएशन है, ए इनिशिएशन 2 ऑप्शन में है, तो बाकी दोनों ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगी। अब देखो बी, बी के अंदर एक नया आरएनए बन के बाहर आ चुका है, और यहाँ रो फैक्टर भी है, इसका मतलब ये टर्मिनेशन दिखा रहा है। तो बी मेरे पास टर्मिनेशन है, बी मेरे पास टर्मिनेशन, ऐसा मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। और अगर मैं सी को देखूं, तो अभी मिड प्रोसेस में है, अभी आरएनए बन रहा है, ये एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन है। तो आंसर मेरे पास क्या होगा? बी। फॉर मोर क्लैरिटी एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर देखना, जितने अच्छे से देखोगे ऐसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। बाकी ट्रिक क्या था, सिग्मा है तो इनिशिएशन, रो है तो टर्मिनेशन, और बीच में एलोंगेशन। आंसर आपके पास आएगा बी। आगे देखते हैं, चलिए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 73 फॉर योर जेनेटिक कोड। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ अ जेनेटिक कोड इज इट बीइंग। तो बेटा नोट पे हमको फोकस करना है कि कौन सा फीचर नहीं है। हम जेनेटिक कोड को डीजेनरेट कहते हैं, बिल्कुल डीजेनरेट हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन हमारे पास होते हैं। हम एम्बिग्युअस कभी नहीं कहते, हम नॉन एम्बिग्युअस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है एक जेनेटिक कोडॉन, एक जो कोड हमारे पास है वो एक अमीनो एसिड के लिए प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन एम्बिग्युअस। ठीक है, एम्बिग्युअस नहीं कहते, यही हमारे पास गलत हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं यूनिवर्सल, जी हाँ यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक भी है, तो क्या नहीं है? वो एम्बिग्युअस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो नॉन एम्बिग्युअस होता है। तो आंसर हमारे पास होगा बी। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, आंसर हमारे पास होगा बी। क्लियर है? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 74 पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टू क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम किसका पढ़ते हैं बेटा? टीआरएनए का पढ़ते हैं। टीआरएनए में 2 शेप आपने पढ़ी होंगी, एक क्लोवर लीफ और एक इन्वर्टेड एल। 3D में वो इन्वर्टेड एल दिखता है, और जब भी कभी हम उसको 2D में अगर देखेंगे तो हमें वो क्लोवर इज लॉन्ग, लॉन्ग की लीफ की तरह हमको दिखाई देता है, राइट। तो आंसर विल बी डी। 74 का आंसर हमारे पास होगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। ओके,
यू हम जानते हैं फिनाइल एलेनिन है। यूएजी को हम सेंस कोडोन कहते हैं। हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन होते हैं बेटा, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो यूएजी कोई सेंस कोडोन नहीं है बल्कि स्टॉप कोडोन है। ये इनकरेक्ट है, यही आंसर है। तो आंसर मेरे पास आ गया बी, बट मैं बाकी ऑप्शन भी रीड करूंगी। जीयूजी वैलिन होता है, ये तो सिकल सेल एनीमिया से हमें पता है क्योंकि जीएजी जीयूजी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यूजीसी हमारे पास ट्रिप्टोफैन है। देखो बेटा, एक टेबल बना हुआ है, पूरा टेबल आपको वो याद नहीं भी रहेगा कि कौन से कोडोन से कौन सा अमीनो एसिड कोड हो रहा है, तो चलेगा। कुछ कुछ आप याद रख लीजिएगा, जैसे यू फिनाइल एलेनिन है, जी ग्लाइसिन है ना, सी प्रोलिन है। इतना भी अगर हम याद रख पा रहे हैं तो काम चल जाएगा। बाकी 3 स्टॉप कोडोन जरूर याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन इतने में आपका सॉल्व हो जाएगा। एयूजी मिथ्योनिन है, जीयूजी आपको पता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से। तो कुछ आंसर्स आपके इसके अराउंड एलिमिनेट कर बन जाएंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 76। वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसीलिए तो हम इसे अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस बोलते हैं। इसीलिए हमारा जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होता है, क्योंकि हमें पता है एक कोडोन से एक ही अमीनो एसिड कोड होगा। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो द आंसर विल बी बी, राइट। तो 76 का आंसर मेरे पास क्या आएगा? बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब जेनेटिक कोड। कुछ ऑप्शन देखते हैं जेनेटिक कोड से रिलेटेड। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए टू पॉलीपेप्टाइड, मतलब एमआरएनए से कैसा पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसका ये रिलेशन होता है। जी हाँ। कोड ट्रिपलेट बेस के बने होते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है एमआरएनए में। जी हाँ। इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल, तो सारी ऑप्शन ठीक है और मेरे पास आंसर हो जाएगा डी। 77 का आंसर मेरे पास हो जाएगा डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। इनके अंदर आ जाएंगे हमारे पास हरगोबिंद खुराना। बेटा यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं। ओकोआ एंजाइम के लिए ओकोआ का नाम आ जाता है, नेरेनबर्ग का आ जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए बनाने के लिए, और अगेन इन विट्रो होमोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स बनाने के लिए हरगोबिंद खुराना का नाम है। पूरे पैराग्राफ के अंदर तीनों साइंटिस्ट के बारे में बताया है, जिससे हम कोडोन्स की स्टडी कर पाए थे, राइट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। 78 का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। रेफर टू द गिवन एमआरएनए सेगमेंट व्हिच कैन बी ट्रांसलेटेड कंप्लीटली इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक एमआरएनए दे दिया और आपको बोला इससे आपको पॉलीपेप्टाइड बनाना है। आपको बताना है कि कोडोन ए का क्या होगा और कोडोन बी का क्या होगा। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं बेटा, तो स्टार्टिंग में कौन आएगा? एक ए से आपका ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है और बी पे आपका ट्रांसलेशन खत्म हो रहा है, यानी ए पे आपके पास पक्का स्टार्ट कोडोन्स होंगे। ए पे आपके पास स्टार्ट कोडोन होंगे और बी पे आपके पास स्टॉप कोडोन होंगे। 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं। और स्टार्ट कोडोन आप जानते हैं एयूजी और जीयूजी। वैसे तो एयूजी मेजरली हमारे पास रहता है, जो मिथ्योनिन को कोड करता है, स्टार्ट कोडोन है। और बैक्टीरिया में हम जीयूजी भी देखते हैं, राइट। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए। 79 का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 80 पे। आओ जरा, आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसको हम सर्कल करेंगे ताकि हम गलती ना करते। इनकरेक्ट हमको बताना है। 6 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। जी नहीं, 6 कोडोन ऐसे नहीं है, 3 कोडोन ऐसे हैं। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं 3 स्टॉप कोडोन है, 6 नहीं। और वो किसी के लिए कोड नहीं करते, उनका काम है सिर्फ रोकना ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। अच्छा जी। कोडॉन्स की जब हम रीडिंग करते हैं एमआरएनए में, तो हम कंटिग्युअस फैशन में करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। हम कहीं बीच में पोज नहीं लेते, कोई कोमा कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है। हमारे पास 3 कोडॉन्स हैं जो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। अब तो ये तीसरी बार रिपीट हो गया, हमें पता होना चाहिए। इनिशिएशन कोडॉन एयूजी है और वो स्टार्ट के साथ साथ मिथ्योनिन कोड भी करता है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 80 के लिए ए। क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 पे, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय। अगर आपको जीन और डीएनए के बीच में रिलेशनशिप समझना है, डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड है और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक जीन बनाते हैं जिससे एक प्रोटीन बनने वाला है। क्या मैं म्यूटेशन से जीन और डीएनए का रिलेशनशिप समझ सकती हूँ? क्यों? क्योंकि म्यूटेशन मैं किस में करती हूँ? डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, म्यूटेशन से डीएनए चेंज होता है।
और उसकी वजह से कोई जीन प्रोटीन बनाना रोक देता है, जीन का एक्सप्रेशन अफेक्ट हो जाता है, या तो लेस रिएक्टिव प्रोटीन बनता है, नॉन रिएक्टिव एंजाइम बनता है, सिमिलर एंजाइम बनता है। तो म्यूटेशन में डीएनए में करती हूँ, अफेक्ट जीन पे आता है। तो क्या मैं म्यूटेशन से जीन और डीएनए का रिलेशनशिप स्टडी कर सकती हूँ? करेक्ट बात है। रिकॉम्बिनेशन में मुझे इतना पता चल जाएगा कि डीएनए का एक टुकड़ा इधर जा चुका है, इसके इसके साथ आ चुका है, यानी आई कलर के साथ मान लेते हैं यहाँ पे विंग साइज आ गया है ना। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या मैं जीन्स और डीएनए स्टडी कर सकती हूँ? मैं जीन्स का ट्रांसफर जरूर यहाँ पर स्टडी कर सकती हूँ जो कि डीएनए पर है, अगेन वो भी है तो डीएनए का ही प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन, बट आई थिंक म्यूटेशन इज मोर बेटर वे, बेस्ट अंडरस्टूड के लिए तो म्यूटेशन ही बेस्ट है, मोर देन रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो। ठीक है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस से आप जीन और डीएनए, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ कोडॉन्स, नहीं ये तो आपको क्या ही इंफॉर्मेशन दे देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो द आंसर मस्ट बी म्यूटेशन, 81 का आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीआरएनए, टीआरएनए के बारे में दो स्टेटमेंट बताया है और आपको करेक्ट बताना है। इट हैज एंटीकोडोन लूप, अगर मैं बनाऊं आपके सामने, इस तरीके से ही बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से ही बनाते हैं हम लोग टीआरएनए, और इसके अंदर मैं वेरिएबल आर्म नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इसी तरीके से आप जानते हैं ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टीआरएनए को, ये एंटीकोडोन लूप होता है, ये एंटीकोडोन लूप होता है, टी साई सी लूप होता है, और डी एच यू लूप होता है। यही पढ़ा है आप लोगों ने, राइट? ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये जो एंटीकोडोन लूप है, यहाँ पर हमारे पास बेटा एमआरएनए आता है, यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए आता है, और यहाँ पर हमारे कोडोन है जिसको वो रीड करता है। तो एंटीकोडोन लूप के पास जो बेसेस होते हैं वो कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। टीआरएनए आर नॉट स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ये गलत है बेटा, हमारे पास हर अमीनो एसिड को लेकर आने के लिए अलग टीआरएनए, क्योंकि हमें पता है एक कोडोन एक अमीनो एसिड है ना, और कोडोन के एंटी कोडोन टीआरएनए के पास है, तो एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड। नॉट स्पेसिफिक कहना तो गलत हो जाएगा, नॉट स्पेसिफिक कहना गलत हो जाएगा। तो मेरे पास 1 करेक्ट है, लेकिन मेरे पास 2 रॉन्ग है, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। आप नहीं कह सकते कि टीआरएनए स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत स्पेसिफिक है, तो आंसर विल बी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा जी, टीआरएनए इज अ कंपैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक, इन्वर्टेड एल शेप होती है ना, 3D में अगर आप बात करेंगे इन्वर्टेड एल शेप होती है, वैसे क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, तो आंसर विल बी सी अगेन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 84। प्री कोडोन्स विच रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, फिर से स्टॉप कोडोन पूछे आपसे, सिमिलर क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये रे 3, ओक्रे, अंबर और ओपैल, इनका नाम होता है यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, अच्छा इधर जीयूए है इसलिए ये गलत हो गया, इधर यूयूए है इसलिए ये गलत हो गया, और इधर यूजीयू है इसलिए ये गलत हो गया। इस ऑप्शन में तीनों ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 84 का बी, परफेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 85। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए आर दैट, एमआरएनए और टीआरएनए में क्या फर्क है? mRNA has more elaborated 3D structure due to extensive base pairing, एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग की वजह से इलेबोरेटेड 3D स्ट्रक्चर। एमआरएनए तो हमेशा आपने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा है ना, ऐसा 3D स्ट्रक्चर क्योंकि आपस में बेस पेयरिंग होगी, वो तो टीआरएनए का है, गलत लिखा हुआ है बेटा, ये एमआरएनए का इतना इलेबोरेट 3D स्ट्रक्चर नहीं है जितना टीआरएनए का है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। टीआरएनए हैज मोर इलेबोरेटेड 3D स्ट्रक्चर क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है, आपस में बेस पेयरिंग कर लेता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये टीआरएनए के लिए ये बात ठीक है। टीआरएनए आर यूजुअली स्मॉलर देन एमआरएनए, ऑफ कोर्स एमआरएनए बहुत लंबा है जिससे पूरा प्रोटीन बनना है, टीआरएनए उतना न्यूक्लियोटाइड्स का नहीं बना हुआ है, तो साइज में छोटा है एमआरएनए से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमआरएनए के पास एंटीकोडोन होते हैं, टीआरएनए के पास कोडोन होते हैं, उल्टा लिखा हुआ है, एमआरएनए के पास कोडोन होते हैं, टीआरएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होते हैं। तो बताओ करेक्ट क्या क्या है, 2 और 3 करेक्ट है ना, तो आंसर हो जाएगा बी, 85 का आंसर आपके पास हो जाएगा बी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, आइए। सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन बहुत बार पढ़ा आपने, और साथ में जेनेटिक डिसीज भी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में भी पढ़ा था, आंसर विल बी डी। पॉइंट म्यूटेशन है बिटा चेन बनाने वाले कोडोन के 6th कोडोन में जीएजी जीयूजी में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है जिससे इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है, एंड यस इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, आंसर विल बी डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। डैश कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड डैश कोडॉन डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। जब हमें पता चला था कि 3 जो है न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाएगा,
3 न्यूक्लियोटाइड को हम कह रहे थे कि एक कोडोन बनाएगा, तो हमने अंदाजा लगाया कि हमारे पास होते 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनना पॉसिबल है, कितना कॉम्बिनेशन बनना पॉसिबल है? तो हमने किया था बेटा 4 इंटू 4 to the power 3 विच इज 4 into 4 into 4, और हमारे पास पता चला कि इस कॉम्बिनेशन से 64 टाइप के कोडोन्स होना पॉसिबल है, जिसमें से तो 64 कोडोन्स होंगे हमारे पास, जिसमें से 3 कोडोन स्टॉप कोडोन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कोडोन अमीनो एसिड बनाएंगे, 64 में से आप 3 हटा दीजिए, 61 ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड बनाएंगे, और 3 ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं बना रहे होंगे, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। आंसर विल बी ए, 87th का आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 88 पे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो मैंने म्यूटेशन आपको बेटा जीन लेवल पर भी बताई है, क्रोमोसोमल एबरेशंस पर भी बताई है, जो कि हमने किसमें पढ़ा, अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा। जब मैं जीन लेवल पर आपके साथ म्यूटेशन की बात करी थी, तो हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी पढ़ा, जिसमें कोई एक न्यूक्लियोटाइड या तो ऐड हो गया या तो डिलीट हो गया, तो वो हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पढ़ा। तो क्या होता है बेटा, पूरा फ्रेम शिफ्ट करने के लिए कोई एक न्यूक्लियोटाइड, कोई एक बेस डिलीट हो सकता है, ऐड हो सकता है, जिससे पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए। अब ये पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी आ सकता है। सिमिलरली हम सब्सटीट्यूशन भी पढ़ते हैं, जिसमें हम ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन पढ़ते हैं, और ये दो तरीके की चीज हम जेनेटिक म्यूटेशन में पढ़ते हैं, राइट। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, अलग अलग नील हो गया, आप ऐड या डिलीट दोनों ही होना पॉसिबल है, और एंटीकोडॉन ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 88 का आंसर विल बी ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। यू पूछ रहे हैं बेटा, मैंने आपको कहा है ना कुछ कुछ सिमिलर चीजें याद कर लो। तो यू फिनाइल एलेनिन है, जी ग्लाइसिन है, सी प्रोलीन है, याद रख लो। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 पे। आइडेंटिफाई द लेबल्स। अब यहाँ पर एबीसी ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बनवा चुकी हूँ, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं टी साई सी लूप, टी साई सी लूप, ये राइबोसोम से अटैच करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं डीएचयू लूप, ये अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम के लिए अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। और ये आपका एंटी कोडोन लूप, जो कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर अमीनो एसिड बैठता है, ये 5 प्राइम एंड है सीसीसी वाला, जहां पर आपका अमीनो एसिड बैठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या है, जहां पर अमीनो एसिड बैठेगा, तो इस ऑप्शन को हटा दूं। बी क्या है, बी टी साई सी लूप है। सी क्या है, सी एंटीकोडोन लूप है। और डी क्या है, डी डीएचयू लूप है। आंसर विल बी बी बेटा, आंसर विल बी बी। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 91 पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, टीआरएनए वाज कॉल्ड। टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है, एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं इसको, अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। द आंसर विल बी करेक्ट है। तो 91 का आंसर मेरे पास हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92। सिकल सेल एनीमिया क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, जी हाँ। इन विच वैलिन अमीनो एसिड कम्स इन प्लेस ऑफ, पहले नॉर्मल बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड था, उसकी जगह वैलिन एसिड आ गया, क्योंकि पहले जो जी था उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड बनता था। अब उस डीएनए में म्यूटेशन की वजह से जी हो चुका है और वैलिन आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है, सिकल सेल एनीमिया का, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी मिलता है बेटा। तो 92nd का आंसर भी मेरे पास क्या होगा, ए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 93। आइए जरा, टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ता है, हम जानते हैं जुड़ता है ना। कहाँ से जुड़ता है, अपने एंटी कोडोन लूप से, क्योंकि वही कॉम्प्लीमेंट्री है कोडोन्स के। एमआरएनए के पास कोडोन्स है, एमआरएनए के पास कोडोन्स है, और ये आपका 5 प्राइम, ये आपका टी साई सी, और ये आपका हुआ एंटीकोडोन, ये आपका डीएचयू, और ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है 3 प्राइम एंड। तो ये एंटीकोडोन इसके कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। कौन से लूप से एसोसिएट करेगा ये टीआरएनए, अपने एंटीकोडोन लूप से। तो 93 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 94, जिसके साथ हम एंट्री ले रहे हैं ट्रांसलेशन में। तो वेलकम, हम देखते हैं ट्रांसलेशन के कैसे ही क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करें ट्रांसलेशन सॉल्व। द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 94। आइए क्वेश्चन नंबर 94। सबसे पहला फेज ट्रांसलेशन का, जैसे मैंने आपको रेप्लिकेशन के टाइम भी बताया था, पहले एक्टिवेट करो न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद आप एक्सपोज करना अपने डीएनए को। और ट्रांसलेशन में तो ये चीज बार बार लिखी भी हुई है, बोली भी हुई है कि सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट करो, फिर कोई काम करना। पहले स्टेप में ही आपको अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे।
अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, है ना, आपको अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट भी करना है और उनको टीआरएनए पर अटैच करना है, तो फिर उस टीआरएनए को कहेंगे चार्ज टीआरएनए, अब वो आके अटैच होगा और अमीनो एसिड्स देता जाएगा, ठीक है। रिकॉग्निशन होना, पहली बात तो डीएनए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, एमआरएनए किया जाता है, ये वैसे ही गलत है। एंटीकोडोन उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा टीआरएनए, पहले अपने ऊपर उसके अमीनो एसिड्स बैठेंगे। आंसर विल बी बी, 94th का आंसर विल बी बी, अमीनो असाइलेशन होना और अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होना वो पहले होता है, बाद में प्रोसेस शुरू होता है। आंसर विल बी बी। आगे देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 96। ओके, तीन स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर दी हुई है और मुझे बताना है कि कौन सी करेक्ट है। किसके बारे में? अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में। स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक का एमआरएनए होता है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है जो चाहिए होता है ट्रांसलेशन करने के लिए। क्यों भाई? इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी टीआरएनए, सही बात है, कोई टीआरएनए उसको नहीं पहचानता, शुरू तो स्टार्ट कोडोन से होगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसा है भी, ट्रांसलेशन करने के लिए वो रीजन चाहिए, पहचान के वहां पर बैठने के लिए वो रीजन हमें चाहिए। क्या ये एमआरएनए को स्टेबिलिटी देने का काम करता है? नहीं बेटा, कुछ सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के, उससे एमआरएनए को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 1 और 2 करेक्ट है, तो आई नो कि बहुत से बच्चों को क्या लगने वाला है कि 3 भी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज कर लो, और यहां तुमने सिली मिस्टेक की होगी, बट थर्ड इज नॉट करेक्ट। थर्ड इज नॉट करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर विल बी ए। 96 का आंसर विल बी ए, इससे कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपके एमआरएनए को, ठीक है, बस ये है वहां पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन, अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 97। जब इरेजर लेना है तो आ नहीं रहा है, नहीं लेना है तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 हमको क्या कह रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन एनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड, तो मतलब 50 कोडोन है और 50 अमीनो एसिड्स हैं। 25th कोडोन यूएयू था, अब म्यूटेशन हो गया और वो यूएए बन गया। यूएए की खास बात क्या है कि ये स्टॉप कोडोन है, जहां स्टॉप कोडोन आया पॉलीपेप्टाइड बनना रुक जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 2 3 चलते चलते आप पहुंचे 25th कोडोन पे। अब वो 25th कोडोन आपको क्या सिग्नल दे रहा है कि बस स्टॉप कोडोन आ गया, इसके आगे चेन नहीं बनानी, रुक जाओ। तो चेन कितने अमीनो एसिड्स की बनेगी? 24 अमीनो एसिड की। आप हर कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड लाएंगे, आप हर कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड लाएंगे और 25th पे जाकर आप रुक जाएंगे, क्योंकि अब वो स्टॉप कोडोन है, ठीक है, अब वो स्टॉप कोडोन है। तो इस केस में आपको एक पॉलीपेप्टाइड मिलेगी 24 अमीनो एसिड की, आंसर विल बी ए। 97th का आंसर विल बी ए, आपको एक पॉलीपेप्टाइड मिलने वाली है 24 अमीनो एसिड। क्लियर है?